नमस्कार, मैं आसमान शाह, मैक्स हिंदी में आपका स्वागत। आज देश भर में 58 सीटों को लेकर के छठवें चरण की वोटिंग की जा रही है। इनमें दिल्ली की सभी सीटों को लेकर के आज वोटिंग हो रही है। हरियाणा की 10 सीट, बिहार की 8, झारखंड की 4, ओडिशा की 6, जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट को लेकर के भी आज वोटिंग हो रही है। बंगाल की 8 सीट पर, उत्तर प्रदेश की 14 सीट पर आज वोटिंग हो रही है। और इसी के साथ करीब कई सारे ऐसे हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनकी आज ईवीएम में जो किस्मत है उसे वो कैद हो जाएगी। और अब तक करीब 11 से 11:30 बज चुके हैं। अब तक खबरें आई हैं कि करीब 20% वोट, औसतन 20% वोट सभी राज्यों में हो चुकी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, सलीम खान जी और अनुराग त्रिपाठी जी। सर, आप दोनों का हमारे चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया। सलीम खान जी, पहले दिल्ली पर आते हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं सर, तो क्या समीकरण है? और फिर इस दफा 7 सीट भाजपा की ओर जाएंगी या फिर उसमें कुछ कमी आएगी? देखिए, 7 सीटें पहले भाजपा के पास थी 2014 और 2019 में। तो अगर 7 सीट भाजपा के पास चली भी जाए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और इन 58 सीटों में कांग्रेस की एक भी नहीं थी, तो अगर वो एक भी ना जीते तो कांग्रेस का पुराने उसके मुकाबले कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई नुकसान हो सकता है तो वो बीजेपी का ही है। अब वो कितना कम होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। दिल्ली के बारे में जो खास बात है वो ये कि बीजेपी ने अपने जो पूर्व 6-7 सांसद थे, उनमें से 6 के टिकट काट दिए और सिर्फ एक को बचा के रखा, जिसका नाम मनोज तिवारी है, जो कि वहाँ के समझो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं। लेकिन कांग्रेस ने उनके सामने कन्हैया कुमार को उतार दिया और वो एक ऐसा तुरुप का पत्ता था कि एनडीए सोच भी नहीं सकती थी। यानी आप ये समझ लें कि मनोज तिवारी का एक बहुत मशहूर भोजपुरी गीत है, चट दिनी मार दिने खींच के तमाचा। तो अगर बीजेपी को ये अंदाजा होता कि मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार आएंगे, तो मैं समझता हूं कि वो इनका भी टिकट काट देती, इसलिए कि इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। मनोज तिवारी जो है वो अश्लील गीत गाने के लिए मशहूर है और उसके मुकाबले कन्हैया कुमार की ख्याति जो है वो एक जुझारू लीडर की तौर पे है। वो जेएनयू में रहे हैं, वहां पर उन्होंने बहुत सारा काम किया, उनको जेल भेजने की कोशिश की, उनको कोर्ट में मारा पीटा गया। तो ये सबसे निकल के वो जो है वो आगे आए और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो रोल अदा किया। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की, उसमें बड़ा सख्त मुकाबला है, लेकिन कन्हैया कुमार का पल्ला भारी है, इसलिए कि मनोज तिवारी पूर्वांचल से आते हैं और ये बिहार से आते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 से 7 लाख बिहारी वोटर्स हैं। तो इस बार मनोज तिवारी का वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा एक और सीट है बांसुरी स्वराज की, इस पर भी मैं 1-2 बात कहना चाहता हूँ। भाजपा का जो सबसे बड़ा आरोप है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, इसके अंदर परिवारवाद है और ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। लेकिन आप ये देखें कि बांसुरी स्वराज का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर नहीं है। उन्होंने ना तो कभी नगर पालिका का चुनाव लड़ा, ना कभी असेंबली का चुनाव लड़ा। डायरेक्टली उनको जो पार्लियामेंट की सीट, पार्लियामेंट का टिकट दिया गया, वो केवल इसलिए दिया गया कि वो सुषमा स्वराज की बेटी है। तो भाजपा का जो परिवारवाद है, वो जो है वो बांसुरी स्वराज के ज़रिए से पूरी तरह खुल के सामने आ गया। दूसरी बात भ्रष्टाचार के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि बांसुरी स्वराज ने ललित मोदी की पैरवी की थी सुप्रीम कोर्ट में। ललित मोदी जो है वो भागे हुए हैं भ्रष्टाचार के केस में। इवन चंडीगढ़ के मामले में वो मेयर को जो गलत तरीके से बना था, उसको बचाने की कोशिश की थी। संजय सिंह की जमानत के खिलाफ भी कोशिश की थी। तो ये बांसुरी स्वराज का जो है वो रिकॉर्ड है। ऐसे में बीजेपी ने उनको टिकट देके अपनी पोजीशन को बहुत कमजोर कर दिया है
और मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी के लिए मुश्किल होगी और बीजेपी को इसका अंदाज़ा था, इसलिए उसने ये 6 लोगों का सर टिकट काटा। सर अनुराग त्रिपाठी जी, आप लगातार दौरे कर रहे हैं देश भर में और एक-एक सीट को लेकर के आप ग्राउंड पर उतर करके माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था कि उन्होंने कि सभी 7 की सातों सीटें दिल्ली की इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि कुछ सर्वे आए हैं जिसमें बताया गया है कि 3 से 4 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और फिर ऐसे ही 2 से 3 सीटें एनडीए भी जीत रहा है। तो आपको कितना कैसा लग रहा है कि इंडिया देखिए, गठबंधन कितनी सीटों पर लीड कर रहा है? राजनीति में एक और एक हमेशा जी, 2 नहीं होते, कभी 1.5 हो जाते हैं, कभी एक ही रह जाता है। आपको याद है पिछले इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन था। उनका वोट शेयर जी, मिल करके बीजेपी से कई गुना ज़्यादा था, लेकिन वोट ट्रांसफ़र हुए नहीं यहाँ, और वहाँ स्थिति, तो यहाँ आप और कांग्रेस ज़मीन में कितना लड़ रहे हैं, कितना इकट्ठे आ रहे हैं। एक अच्छी बात ये हुई है कि केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी ने अमान सँभाली और अपने घर से कांग्रेस कैंडिडेट्स का उन्होंने एक तरह का प्रचार शुरू किया। तो दिल्ली में एक अलग तरह का माहौल है। ये 2 बड़ी शक्तियाँ हैं और वो 2 बड़ी शक्तियों, बीजेपी को पार्लियामेंट में इतना बड़ा चैलेंज इससे पहले शायद बहुत बरसों बाद मिला है। शीला दीक्षित के जाने के बाद ये पहली बार ऐसा चैलेंज दिखाई दे रहा है बीजेपी के सामने। बीजेपी का जो वोटर है, एक सर्टेन वोट उसका बैंक तैयार हो गया है और वो वोट बैंक उसको वो सब अच्छा लगता है। जो बाकी लोगों को, हम जैसे लोगों को जो अच्छा नहीं लगता, वो पता नहीं उसको बहुत अच्छा लगता है। और वो एग्रेसिव वोट बैंक है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स है ना। ज़्यादा मुसलमानों के बारे में बोलने से वो एक वर्ग है, जो एक वर्ग तैयार हो गया है उस तरह का। भारत में था नहीं वैसा वर्ग, अब वैसा वर्ग एक बहुत बड़ा तैयार हो गया है। वो वर्ग जो है वो बीजेपी के साथ बना रहता है, तो बीजेपी को पूरी तरह नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा दिल्ली में भी। हाँ, ये बात सलीम भाई सही कह रहे हैं कि जब 7 की 7 सीटें थीं, तो नुकसान तो होना ही है। 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, है ना? जो वो दिखाई दे रहा है, वो समझ में आ रही बात कि अब शायद 7 सीटें ना आ पाएँ, है ना? मुश्किल हो जाए। जो भी एक भी सीट जी, अगर हारी तो वो नुकसान से शुरू होगी, बीजेपी का नुकसान होगा। दिल्ली के बारे में कम से कम ये जी। मेरी राय है। सर अब हरियाणा पे आ जाते हैं। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर भी राज बब्बर गुरुग्राम से चुनावी मैदान में, जो अब तक उत्तर प्रदेश की एक किसी सीट से वो चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस दफा कांग्रेस ने उन्हें गुरुग्राम से टिकट दिया है और साथ ही हरियाणा की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रही कुमारी शैलजा को सिरसा से कांग्रेस ने टिकट दिया है और ये मेरे ख्याल से हुँ, सर्वे बताते हैं कि 5-5 सीटें दोनों इंडिया और एनडीए गठबंधन में आ सकती हैं। इसमें जी, कितनी सच्चाई है? यहाँ पर भी बीजेपी को मेजर नुकसान होता दिख रहा है आपको हरियाणा में भी। और वो जी, पहले से ही ट्रेंड ऐसे बता रहे थे कि ये ट्रेंड होगा। दिल्ली का जो असर है वो आसपास गुरुग्राम, यानी दिल्ली जैसे बम्बई के लिए कल्याण है ना, या ठाणे, तो वो जी, गुरुग्राम में जो है वो असर रहता है उस सीटों का। वो सीटों का असर वहाँ दिखाई देगा, दिल्ली का भी असर वहाँ नजर आएगा। और मेरे ख्याल से वो राज बब्बर अब सर पुराने, किसान काफी पुराने किसान जमाने के आंदोलन का एक्टर क्या हो गए असर हैं। है हरियाणा में? हाँ, हाँ। सर तो किसान वो आंदोलन का मैं समझ नहीं पाया अफ़सान, आप क्या बोल जी, रहे हैं? हाँ? सर हरियाणा में माना जाता है कि किसान प्रोटेस्ट ज्यादातर लोग पंजाब और हरियाणा से ही कर रहे थे। तो इस जी, लोकसभा चुनाव में हरियाणा में किसान प्रोटेस्ट का कितना असर दिखा है? देखिए वो प्रोटेस्ट के तुरंत बाद होने वाले चुनाव में भी उसका बहुत वोटिंग पर असर होता है, ऐसा दिखा नहीं है। तो वो कहीं न कहीं देश भर में जो मोदी जी को बहुत ज़्यादा किसान प्रेमी के तौर पे प्रोजेक्शन उनका हुआ नहीं है, और पता नहीं बीजेपी ने वैसा किया क्यों नहीं? उनको जब इतने वोटर जब ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, तो बीजेपी ने पता नहीं पूरी तरह अपना पूरी जो ज़ोर लगाया है वो शहरी वोटर की तरफ लाया। और वो जो गाँवों में मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं को जो 1 लाख रुपए साल में देने की जो बात है ना? वो बड़ा असर करती दिख रही है। मुझे नज़र आ रहा है कि वो एक अलग तरह का उसको टीवी पर भी दिखा करके, प्रोजेक्ट करके कांग्रेस ने काफ़ी कुछ
जी गेन किया है, और वो खेतों पे जो काम करेंगे, दाम देंगे बराबर, वो एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ दाम नहीं मिल रहे हैं लोगों को, देश भर में किसानों को सही दाम नहीं मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को एग्रीकल्चरिस्ट लिखते हैं, यानी हम किसान हैं ऐसा लिखते हैं, और किसानों के मुद्दे पर कभी भारत के पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होती, उनके मुद्दे उठाए नहीं जाते, चुनाव में उनके मुद्दे नहीं बनते। तो मेरे ख्याल से वो जो मुद्दे उठे हैं, एमएसपी पर सही दाम दिया जाएगा, ये सारी चीज़ों को कभी कभी इफेक्ट अंडर ग्राउंड हो सकता है, ऐसा दिखता है कभी कभी। जी। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर भी आज चुनाव है और बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और आजमगढ़ सुल्तानपुर ये हॉट सीट है आजमगढ़ से, जहां अब तक माना जाता था कि ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी गढ़ रहा है आजमगढ़, और करीब 14 बार यादव कैंडिडेट आजमगढ़ सीट से चुनाव जीतते रहे। लेकिन 2022 में जब उपचुनाव हुए, वहां से समाजवादी पार्टी को काफी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और माना ये जा रहा था कि इस हार की वजह वहां पर जो बीएसपी के कैंडिडेट थे गुड्डू जमाली, वो वजह मानी गई थी, जिसकी वजह से वहां पर बीजेपी के दिनेश लाल यादव चुनाव जीत गए। जी, लेकिन और इस वो इस दफा बार गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के साथ में है, तो इस दफा माना जा रहा है, और कुछ सर्वे भी बता रहे हैं कि आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन सर, भाजपा आजमगढ़ सीट को लेकर के पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ और भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक प्रचार कर चुके हैं, और फिर माना ये भी जा रहा है कि जिस तरह से भाजपा ने एग्रेसिव तौर पर प्रचार किया है, आजमगढ़ सीट पर एक दफा फिर से भाजपा का झंडा लहराएगा। सलीम जी। मैं आजमगढ़ से पहले शुरुआत करूंगा। आपने जिक्र किया सुल्तानपुर, कल सुल्तानपुर में था मैं, और जी जी वहां से बोलिए सर। होता हुआ आया हूँ वाराणसी, जौनपुर, वाराणसी, सुल्तानपुर होता हुआ अब लखनऊ में उस समय। तो आजम आप देखिए कि रायबरेली और अमेठी है ना, ये लगी सीटें जी हैं आपस में, सुल्तानपुर लगी सीट है। तो रायबरेली और अमेठी में एक तरह का कांग्रेस बयार चल रही है, और स्मृति ईरानी खतरे में है, और रायबरेली सीट तो माना ही जा रहा है कि राहुल जीत जाएंगे, है ना। पिछली बार जीती थी, और लेकिन काफ़ी वोट डिफरेंस कम हो गया था सोनिया जी की जीत का, लेकिन इस बार वो लग रहा है कि वो फिर से पूरा हो जाएगा। बगल में केएल शर्मा है ना, जो इस घर के व्यक्ति हैं, वो चुन के आ रहे हैं उसी सुल्तानपुर में, है ना। वो अमेठी हिस्सा है सुल्तानपुर, और रायबरेली से मिला जुला हिस्सा उस सीट का है, वहाँ आ रहे हैं। उससे लगी सीट है सुल्तानपुर। तो इस जी सब की जो ये बयार जब बहती है तो आसपास के इलाकों को भी प्रभावित करती है। मेनका गांधी लड़ जी रही हैं चुनाव, और वरुण उनके प्रचार में जुटे हैं। वरुण को इस बार टिकट ही नहीं दिया गया, और वो अपने माँ के प्रचार में जी जुटे। तो ये वहाँ बड़ा अजीब स्थिति मैंने देखी। वहाँ तो कह रहे थे कि मेनका गांधी बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं, लेकिन उनको बीजेपी से नहीं लड़ना चाहिए था, इंडिपेंडेंट लड़ती तो ज्यादा अच्छा लड़ लेती। एक एक जी एक एक अजीबोगरीब ट्रेंड, ये ट्रेंड कभी समझ में इससे परे हो जाता है कि इंडिपेंडेंट लड़ लेते तो ज्यादा अच्छा होता है। ये समझ मैं बंबई में बैठ के नहीं पा सकता था। यहाँ मैं आने के बाद मुझे समझ में आया कि वो एकदम से वो भी सीट एकदम से ऐसा एक लड़ाई में आ गई है। तो आजमगढ़ का तो पुराना इतिहास रहा है ना, और वो सीधे सीधे एक यादव परिवार के असर की परिवार रहा है, और वो अखिलेश के पिताजी असर रखते रहे, अखिलेश वहाँ असर रखते रहे। तो वो सीट तो माना जा रहा था कि सपा के रेंज में है ना, लेकिन जी सपा के रेंज में और भी सीटें आती दिख रही हैं, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा नहीं हो रहा। आप समझिए कि महाराष्ट्र में जैसे आ, हम ये कह सक रहे हैं कि अब बीजेपी पिछला नंबर नहीं पा सकती, है ना। 41 का जो उसका आंकड़ा है, 48 में, वो कोई मानने को तैयार नहीं कि अब वो आसपास भी कहीं पटक रहे हैं। उत्तर जी प्रदेश में जो नुकसान हो रहा है, जो नुकसान होता दिख रहा है हमको, फैला हुआ नुकसान यहाँ से वहां तक, वो क्या 10 सीटों का नुकसान है क्या? हम उन्हीं 10 सीटों की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी का जो है 10, 12, 20, 15, है ना, क्या हो रहा है? बीजेपी क्या अपने 60 सीट बचा ले जाएगी? तो हो सकता है बीजेपी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपनी स्थिति बचा लेगी या बना रहेगी, बाकी सब जगह नुकसान होता दिख रहा है हर राज्य में। आप समझिए कि बंगाल में बीजेपी थोड़ा सा गेन कर सकती है, और उत्तर प्रदेश में गेन कर सकती है और बचा सकती है अपनी स्थिति को।
बाकी किसी राज्य में, गुजरात में नहीं है, एक आध सीट जी जाती दिख रही है, राजस्थान में दिख रहा है सलीम ना, पूरा गणित वैसा है। सलीम जी उत्तर प्रदेश में सलीम जी के पास जाना चाहेंगे सर। सर जौनपुर सीट की एक हॉट सीट बनी हुई जहां से भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है और फिर वहां से बीएसपी ने पहले उम्मीदवार उतारा था धनंजय सिंह की पत्नी को, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद में धनंजय सिंह माना जा रहा है कि टिकट काट दिया बीएसपी ने और उन्होंने फिर जाकर के बीजेपी को समर्थन दे दिया। जी, लेकिन सर कुछ मैं लोग ये भी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों का डर दिखा करके भाजपा ने उन्हें अपने पाले में लिया है। जी सलीम जी। वो एक अलग तरह का खेल चल रहा जी है। मैं आपको सलीम बताऊं, सलीम उत्तर प्रदेश में एक अंडर करंट ठाकुरों में अलग तरह का चल रहा है। सर ये बिल्कुल क्लियर कट कहा जा रहा है। हाँ, ये क्लियर कट कहा जा रहा है कि मोदी और शाह रह गए तो जी योगी जी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से चले जाएंगे। और जी ये अंडर करंट सिर्फ ठाकुरों के बीच चल रहा है। आपने देखा बहुत सारे ठाकुर डिस्टर्ब हो गए हैं। रायबरेली में अखिलेश डिस्टर्ब हो गए, है ना। आप प्रतापगढ़ में आपने देखा वो डिस्टर्ब हो गए। तो वो एक तरह का एक चेन बनी रही है धीरे से। आप देख रहे हैं जी पूरे पूर्वी सर उत्तर प्रदेश की तरफ ठाकुरों के बीच एक चेन बन रही है। और उस सर चेन का सलीम कितना नुकसान होगा जी आज मैं नहीं कह सकता आज के दिन, है ना। सर सलीम जी से सब पूछ रहा था कि कृपा शंकर सिंह जो भाजपा से इस दफा चुनाव लड़ रहे हैं उनकी नैया कितनी पार हो सकती है सर? सलीम जी सर आपका देखिए, माइक कृपा म्यूट है। शंकर सिंह को जो है वो उम्मीदवार बनाना खुद भाजपा की कमजोरी को जाहिर करता है। जी भाजपा का गढ़ है उत्तर प्रदेश और वो जो है वो पिछले 2 चुनावों में इतना अच्छा परफॉर्म कर चुकी है। इसके बावजूद उसको जो है वो कांग्रेस से आए हुए एक उम्मीदवार को टिकट देने की ज़रूरत पड़ना, जिसकी कर्म भूमि जो है वो बम्बई रही है। हमारे यहाँ सांताक्रूज़ ईस्ट से वो जो है वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं। वो महाराष्ट्र में जो है वो मंत्री रहे हैं। उनका सारा काम बम्बई में है। तो उनको ले जाकर के जौनपुर से टिकट देना और लड़ाना, ये इस बात का संकेत है कि भाजपा जो है, उनको अपने जो लोकल लीडर्स हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं है। उनको नहीं लगता कि ये लोग जो है वो दोबारा हमको सीट जिता सकेंगे। इसीलिए उनको टिकट दिया गया। जी बहुजन समाज पार्टी के बारे में अब ये बात सारे लोग जान चुके हैं कि मायावती इस बात की कोशिश करेंगी कि उनका वोट जो है वो भाजपा के झोली में चला जाए। लेकिन उसमें उसको उनको कितनी कामयाबी होगी ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि अब उनका प्रभाव बहुत कम हो गया है। मैं जी 1-2 बात आज़मगढ़ और इलाहाबाद वगैरह के बारे में कहना चाहता था। अभी जैसी वीडियोज़ आई पिछले दिनों और जैसा जोश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखा, जिस तरह से वो जो है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का समर्थन कर रहे थे, उसमें कुछ हड़बोंक भी हो गई, लेकिन ये कि बहरहाल वो एक जोश था, वो लोग खुद से आए थे, उनको लाया नहीं गया था और वो जी जो है वो अपने नेता को देखने के लिए तरस रहे थे, उसके लिए लड़ रहे थे। तो इससे मुझको ऐसा लगता है कि एक लहर है उत्तर प्रदेश में जी इंडिया गठबंधन के फ़ेवर में और ये लहर जो है, वो अपना असर दिखाएगी। आज़मगढ़ में तो कोई सवाल ही नहीं है बीजेपी के जीतने का, लेकिन इसके अलावा भी जो दूसरी सीटें हैं, उसमें उसका प्रभाव दिखेगा। जैसा कि अभी बता रहे थे तिवारी साहब कि ठाकुरों में सिर्फ़ योगी आदित्यनाथ को लेकर के मसला नहीं है। जो रूपाला ने गुजरात में बयान दिया था, बहुत खराब बयान था। उसमें जो है वो बहुत सब इंसल्टिंग किस्म के जो है वो शब्द इस्तेमाल किए गए थे। और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में राजपूतों की जो है वो पंचायतें हुई और उन्होंने कहा कि हम हर हाल में बीजेपी को हराएँगे, अगर ये लोग रूपाला को नहीं हटाते। तो रूपाला को नहीं हटाया गया। तो इसका मतलब ये है कि एक अंडर करंट है। अब वो कितना प्रभावशाली होगा ये तो हम नहीं कह सकते। इसी तरह से हरियाणा के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को जंग के दौरान यानी चुनाव के दौरान हटाना मुख्यमंत्री पद से, बीजेपी ऐसा नहीं करती। उसने अभी तक मणिपुर के सीएम को नहीं हटाया है। ये बताता है कि वो अलोकप्रिय हो गए। वो गाँव में गए, लोगों ने उनको भगा दिया। ये भी हुआ और उसके अलावा आप ये देखें कि जो इंडिपेंडेंट उनको सपोर्ट कर रहे थे,
वो दूसरी तरफ चले गए। आज की तारीख में हरियाणा में जो सरकार है बीजेपी की, वो माइनॉरिटी में, दुष्यंत चौटाला ने उनका साथ छोड़ दिया और ये कहा कि अगर कांग्रेस अपना क्लेम करती है तो हम उसको समर्थन करेंगे। तो ये एक सीट जो गुड़गांव की है, राव इंदरजीत जो है वो बीजेपी में है, लेकिन ये कि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने जब दंगे हुए थे, तो उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया था और खुद अपनी पार्टी और ये जो वीएचपी वगैरह को क्रिटिसाइज़ किया था। तो मैं समझता हूँ राज बब्बर के लिए मुश्किल होगा राव इंदरजीत को हटाना। और तिवारी साहब जो अभी बात कह रहे थे कि लोग ये कह रहे हैं कि वो मेनका गांधी अगर इंडिपेंडेंट लड़ती तो अच्छा था। तो मुझको याद जी आया एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता था कि राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी। तो ये वही सेंटीमेंट है कि आपको वो लीडर से आपको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पार्टी में वो है, वो चूँकि आपको पसंदीदा नहीं है, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि वो उनको जीतना तो चाहिए, उनको लड़ना तो चाहिए, लेकिन ये कि कम जी से कम कमल हाथ में लेके नहीं लड़ना चाहिए। जी जी, सर, उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय समीकरण काफी मायने रखता है और इसी के साथ में मुसलमान फैक्टर भी वहां पर काफी मायने रखता है, जिनकी आबादी करीब 20% है उत्तर प्रदेश में और कमोबेश ज्यादातर सीटों पर यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है मुसलमान। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के 2022 में, तो मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया था समाजवादी पार्टी की ओर। करीब 80 से 90% वोट मुसलमानों का समाजवादी पार्टी की तरफ गया था। इस दफा क्या मुसलमान एक तरफा वोट किसी एक पार्टी की ओर करेगा सर? त्रिपाठी जी। मुझे ये देखिए, मैं तो ये जानता हूँ और ये समझ रहा हूँ कि इस पूरे कैंपेन में पता नहीं क्यों अंत में आते-आते मोदी जी सिर्फ मुसलमान ही बोल रहे थे। उनके सारे जी भाषणों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान था। मतलब 2 गाय होंगी तो 1 गाय आदमी मुसलमानों को दे देगा, आपका मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इस हद तक के बयान थे। तो वो कहीं न कहीं इसका सबका असर तो पड़ता है। आप जी जब किसी को टारगेट करते हो इस हद तक जाकर के, देश का प्रधानमंत्री टारगेट करता है कम्युनिटी को, वो कम्युनिटी हर्ट तो होगी ना, उसको तो लगेगा ना ये जी क्या बात की जा रही है। इसमें कोई तारतम्य नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये तो मेरे ख्याल से अगर मुझे बहुत आश्चर्य लगेगा इसके बावजूद अगर मुस्लिम वोट न दें बीजेपी के खिलाफ, तो आश्चर्यजनक बात कही जानी चाहिए। उन्होंने अपना हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए, उनको लग रहा था उसमें भी नुकसान ना हो, वो किसी तरह बचे रहे, वो ठीक रहे, इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ा एंटी मुस्लिम स्टैंड, मेरे ख्याल से इस तरह का स्टैंड प्रधानमंत्री को बोलते, इस तरह की बातें बोलते इससे पहले तो नहीं सुना गया पिछले 2 चुनाव में। और उसका जी असर मुझे लग रहा है कि होना चाहिए ग्राउंड लेवल पर। जी सलीम भाई शायद मुझसे ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकें। जी जी सलीम जी, आप आपके पास जाना चाहेंगे सर? तो जी, सर मेरा तो किस ये दफा ख़्याल है। एक बार फिर से मुसलमान एक तरफा वोट करेगा किसी एक राजनीतिक दल की ओर या फिर बढ़ जाएगा? जी सर। देखिए, मुसलमानों के बँटने का तो कोई सवाल नहीं है। मुसलमान जो है वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में बँटते थे, इसलिए बँटते थे कि वो दोनों पार्टियाँ बीजेपी के खिलाफ थी। जी अब चूँकि बीजेपी के खिलाफ नहीं है बहुजन समाज पार्टी, तो मुसलमान भूल के भी उसको वोट नहीं देगा। तो वो कहानी तो खत्म हो गई। दूसरी बात ये है कि मुसलमान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बँटते थे या दूसरे रीजनल ग्रुप्स में बँटते थे। अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे रीजनल ग्रुप जैसे आरजेडी हो गया या टीएमसी हो गया या दूसरे जो रीजनल पार्टीज़ हैं, वो इंडिया गठबंधन में साथ में आ गई। तो मुसलमानों जी के वोट के बँटने का जो कारण था इससे पहले, वो अब है नहीं। मुसलमान बीजेपी के खिलाफ किसी न किसी को टैक्टिकल वोटिंग करता था और अब उसके लिए, लेकिन उसके सामने एक से ज़्यादा चॉइस होती थी। अब उसके पास एक से ज़्यादा चॉइस नहीं है, इसलिए कि जितने लोग बीजेपी के खिलाफ हैं वो तकरीबन एक साथ हो गए। मेरा ख़्याल लेकिन तिवारी साहब से थोड़ा-सा अलग है, वो ये कि जब पहले चरण का चुनाव हो गया, तो उसमें 2 बातें सामने आईं। एक बात तो ये सामने आई कि भाजपा का जो वोटर है या संघ का जो समर्थक है, उसके अंदर उदासीनता है।
जी और दूसरी बात ये समझ में आई कि मुसलमान बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा ले रहा है, जिसको आजकल वो बोल रहे हैं कि ये वोट जिहाद है। जिहाद का मतलब संघर्ष है, वोट का संघर्ष कोई बुरी बात नहीं है। तो मोदी जी की चिंता बढ़ गई कि बाकी लोगों को तो हम तोड़ फोड़ के किसी लीडर को ले लिया, किसी ओबीसी है तो उसमें से कास्ट सब कास्ट को अलग कर लिया और मैनेज कर लिया, ये सब होता है, या डरा दिया धमका दिया। अब मुसलमानों में एक और भी बात है, आप डराते धमकाते किसको हैं कि जो आपका लीडर है। अब लीडरशिप को आपने खत्म कर दिया, डराएंगे धमकाएंगे किसको? वोटर को तो आप डरा धमका नहीं सकते, उससे आपको कुछ छीनने के लिए नहीं है। तो अगर मोदी जी मुसलमानों की मुखालिफत नहीं भी करते तो भी मुसलमान उनको वोट नहीं, और अगर सलीम जी वो आपने मुसलमानों की मुखालिफत करेंगे तो भी मुसलमान वोट नहीं देंगे। इसलिए कि सर अभी मुसलमान इस देश में किसी डिक्टेटर को जी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। जी सर, अभी आपने कहा कि ऐसा कोई वजह नहीं है कि जिससे मुसलमान का वोट बढ़ जाए, लेकिन सर बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया है और साथ ही कुछ सीटों पर एआईएमआईएम की चुनाव लड़ रही है। देखिए मुसलमानों के बारे में हर हर जी कम्युनिटी में बहुत सारी कमियां होती हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान कोई दूध की धुली हुई कौम है, लेकिन पॉलिटिकली मुसलमान बेवकूफ नहीं। मुसलमान बीएसपी के कैंडिडेट को उसी वक्त वोट देता था जब उसको लगता था कि एसपी का कैंडिडेट बीजेपी को नहीं हरा सकेगा, लेकिन ये कैंडिडेट जो बीएसपी का है, इत्तेफाक से मुसलमान है, वो बीजेपी को हरा सकेगा। और अगर वो मुसलमान नहीं भी होता और मुसलमानों को लगता है कि ये बीएसपी का कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकता है, तो वो उसको वोट देता। तो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। आप मुसलमानों को टिकट देके, मुसलमानों को हमारे यहाँ बहुजन, ये जो हमारी प्रकाश अंबेडकर का है, उसने कितने मुसलमानों को टिकट दिया है? आप क्या समझते हैं जी उसमें से कितने लोगों की जमानतें बचेगी? तो ये कोई बेवकूफ कौम नहीं है कि मुसलमान अवैसी असदुद्दीन अवैसी को हैदराबाद में वोट देंगे, इसलिए कि उनको पता है कि वो जीत सकते हैं। जी लेकिन उनकी पार्टी के ऐसे उम्मीदवारों को, इम्तियाज जलील को वोट देंगे औरंगाबाद में, इसलिए कि उनके जी जीतने की संभावना है, वो पिछली बार जीते थे। अख्तरुल ईमान को भी वोट देंगे बिहार में, इसलिए कि उनके जीतने की संभावना है। लेकिन किसी भी लल्लू पंजू को आप खड़ा कर दो जिसके जीतने की कोई संभावना ना हो, बल्कि जिसकी वजह से बीजेपी के जीतने की संभावना हो, तो मुसलमान उसको वोट दें, ये नहीं हो सकता। जी सर, आखिर में अनुराग त्रिपाठी जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा सर। 2014 और 19 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो ओबीसी का जो वोट बैंक है वो बड़ी तादाद में भाजपा की ओर गया था और साथ ही सवर्णों का वोट भी भाजपा को मिला था बड़ी तादाद में। इस दफा सर क्या ओबीसी का वोट भाजपा की ओर जाएगा एक बार फिर से, ओबीसी का बीजेपी और की सवर्ण का? बीजेपी की कुल उम्मीदें ही ओबीसी वोट पे टिकी हुई हैं। उसके जी पास जो अपर कास्ट जो वोट है हिंदू, वो उसके पास है। मैंने बताया ठाकुरों में कुछ सेंध लग गई है, कुछ भी लगी तो वो पहली बार लगी है इधर इतने दिनों में, थोड़ी सी सेंध लगती दिख रही है। बाकी अपर कास्ट वोट उसका सुरक्षित है पहले से वो, लेकिन संख्या उतनी बड़ी नहीं है। बिना ओबीसी वोट के बीजेपी चुन के नहीं आती, ये बात बड़ी क्लियर जी बात है। और मोदी जी ने अपने आप को एस ओबीसी लीडर प्रोजेक्ट किया है पिछले दिनों, और वो बाकायदे ओबीसी की बात करते रहे हैं। तो वो उन्होंने तो और उन्होंने उसमें कौमों में जो बांट दिया है, यादव नॉन यादव, है ना, पिछड़े अति जी पिछड़े, उन्होंने जो वो खेल किया है, छोटी छोटी अलग अलग जातियों के लीडर तैयार किए हैं। और ये उत्तर प्रदेश नहीं, हमारे मुंबई तक में उन्होंने वैसे संगठन तैयार कर दिए हैं, जातिगत संगठन, जिस तरह के बीजेपी के विंग्स तैयार कर दिए हैं। तो वो उत्तर प्रदेश में जी तो वो परसों से होता रहा है। और वो उनको कुल मिलाकर वो उसी पर वो टिके हुए हैं कि कहीं वो मंदिर वाला नारा, कहीं वो हिंदुत्व वाला नारा, वो जैसे 2 बार में इकट्ठा होता है वैसा दिखाई दिया। मैं पिछले दोनों चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश भर में मैंने चक्कर काटा है, इस बार भी काटा है। पिछले 2 बार में जैसा एग्रेशन था हिंदुत्व का, वैसा कोई एग्रेशन हमको दिखाई नहीं दिया। भयानक जी एग्रेशन था, राम भयानक मंदिर का।
जी जी जी, और उस वो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट के तौर पर वो एग्रेशन था। और वो बुलडोजर बाबा मुसलमानों की क्यों गिराते हैं, ये मारते हैं, वो दिख रहा था ना, वो जो एग्रेशन था, वो एग्रेशन नजर आ रहा था रोड पर, मतलब वाहियात किस्म का एग्रेशन, वैसा एग्रेशन दिखाई दे रहा था। इस बार वैसा एग्रेशन मुझे कहीं भी उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आया। वो जो स्थिति जैसी होती है, जैसे वो एग्रेसिव जिसको स्टांस बोलते हैं, वो एग्रेसिव स्टांस इस बार मुझे नजर नहीं आ रहा। तो वो मैं मान रहा ओके हूँ कि वो आरएसएस का जो कैडर है, जी वही ज्यादा एग्रेसिव रहता है ना, ज्यादा एग्रेसिव। वो शायद उतना एक्टिव, मुझे, मैं कारण जब खोजता हूँ तो शायद मेरे सामने ये कारण आता है कि आरएसएस का कैडर एग्रेसिव नहीं है, और आरएसएस और बीजेपी में भेद लगा है। नड्डा जी ने अभी जो इंटरव्यू दिया है इंडियन एक्सप्रेस को कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है अब बीजेपी के तौर पर, जी मेरे ख्याल से ये और उसका कोई डिनायल नहीं आया आज तक, आप देख रहे हैं। तो वो एक तरह का वो जो अंदरूनी जो दांवपेच शुरू हो गया है, वो दांवपेच भी जी कहीं ना कहीं इस चुनाव पर असर डाले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जी सर, सलीम खान जी कुछ बोलना चाहेंगे सर? जी मैं सर। एक बात कहना चाहता हूं कि ये चुनाव दिल्ली और झारखंड और उड़ीसा, इन तीनों जगह एक चीज जो है वो कॉमन। दिल्ली में बीजेपी ने जो है वो पहले तो केजरीवाल को जेल में डाला, और जी उसके बाद हद ये कर दी कि उनके बूढ़े माँ-बाप, जिनकी उम्र, उनके वालिद की उम्र 40 साल है उनके पिता की, उनको, और माँ बीमार है, उनकी पूछताछ करने का फैसला किया। तो जी अगर आप इस तरह से करेंगे तो जो वोटर फेंस पे बैठा हुआ है, वो तो ये फ़ील करता है कि यार आखिर कहाँ तक जाएँगे आप? इसी तरह से झारखंड में इन्होंने जो हेमंत सोरेन को जेल में डाला। आप ये समझ लें कि इससे आदिवासी समाज में एक मैसेज तो गया। जैसा तिवारी साहब कह रहे थे कि मुसलमान सोचता है कि आखिर ये कितनी मुखालिफत करेंगे। तो जो आदिवासी है, और उन्होंने ये अक्लमंदी का काम किया कि अपनी बीवी को सीएम नहीं बनाया, बल्कि एक आदिवासी सीनियर लीडर को जो है वो सीएम बना दिया। तो जो ये परिवारवाद का मामला कर सकते थे, वो भी खत्म हो गया। तीसरी बात ये है कि उड़ीसा में नवीन पटनायक बहुत सेफ हुआ करते थे। इस बार बीजेपी ने उनके साथ अलायंस करने की कोशिश की, नाकाम हो गए। और अब बीजेडी, वो है नवीन पटनायक की पार्टी, और बीजेपी के अंदर सीधा-सीधा मुकाबला है। और सांबित पात्रा का ऐसे में ये कह देना कि जो है वो जगन्नाथ भी जो है वो लॉर्ड जगन्नाथ जनाब मोदी के भक्त हैं। ये मैं समझता हूँ कि इतनी खतरनाक गलती है कि उसने ओडिशा के आम वोटर्स को डेफिनेटली हर्ट किया होगा। तो ये तीनों जगह जो इन्होंने वोटर्स को हर्ट किया है, वहाँ ओ, पर ये जगन्नाथ वाला मामला कह के, और यहाँ पर जो है वो सीएम को गिरफ्तार करके, और दिल्ली जी में जो है वो केजरीवाल के माँ-बाप को पे पूछताछ का वो करके, तो इससे आम वोटर पे जो प्रभाव पड़ेगा, उसकी कीमत बीजेपी को ज़रूर चुकानी पड़ेगी। ओ, ओके सर, आप दोनों का सर धन्यवाद सर। तो वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान जी और अनुराग त्रिपाठी जी, आप दोनों का सर धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और ऐसे ही मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। शुक्रिया।